नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर जो कि दिनांक 6/12/2024 को एग्ज़ाम हुआ है, सत्र 2024-25 की परीक्षा में, और पेपर का आपके नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विभिन्न प्रश्नों का एवं उनके उत्तरों का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी सिद्ध होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है, यह कथन किसका है? यह कथन एल.डी. वाइट महोदय का है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 2, प्रशासन का सरोकार कामों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ, यह कथन किसका है? यह कथन लूथर गुलिक महोदय का है, अतः विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 3, पोस्ट कॉर्ब शब्द किसने प्रयोग किया? पोस्ट कॉर्ब शब्द का प्रयोगकर्ता लूथर गुलिक है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किसने प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण या जिसे हम इंटीग्रल व्यू भी कहते हैं का समर्थन किया? तो साइमन, लूथर गुलिक एवं स्मिथबर्ग व थॉमसन ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है, अतः यहाँ पर सही उत्तर विकल्प बी होगा, 1, 3 एवं 5। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी प्रशासनिक चिंतक लोक प्रशासन और निजी प्रशासनों में भेद नहीं करते? तो कौन से ऐसे प्रशासनिक चिंतक हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद नहीं करते? उनमें हेनरी फेयोल, लिंडल उर्विक और एम.पी. फॉलेट का नाम प्रमुख है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 6, हमारे सामने अब कोई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है, यह कथन किसका है? यह कथन हेनरी फेयोल महोदय का है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है? तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में पाल एच चैपेल भी भेद मानते हैं, सर जोसिया स्टैम्प और हर्बर्ट साइमन, ये तीनों ही विचारक यहाँ पर सही हैं, अतः विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 8, सरकारी प्रशासन अपनी सार्वजनिक प्रकृति के कारण जिस प्रकार सार्वजनिक परीक्षण और विरोध के अधीन होता है, उसी प्रकार अन्य प्रशासनिक कार्यों से इतना भिन्न होता है जिसका एहसास बाहर से मुश्किल से ही हो सकता है, यह कथन किसका है? यह पॉल एच एपलबी महोदय का कथन है, अतः विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 9, राजनीति प्रशासन द्विभाजन एक भटकाने वाला विभेद है जो सिद्धांतकारों और लागू करने वालों दोनों के ही दिमाग में समान रूप से एक अंधश्रद्धा, एक रूढ़ी बन गया है, यह कथन किसका है? सर C.J. फेडरिक महोदय का यह कथन है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत तरीके से मिलाया हुआ है। लोक प्रशासन के सिद्धांत जो पुस्तक है वह 1927 में प्रकाशित होती है, ना कि 1928 में। प्रश्न संख्या 11, प्रशासन का नाता कामों को करवाने परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति से होता है, यह कथन क्या प्रतिबिंबित करता है? यह कथन जो है वह लूथर गुलिक महोदय का है, और गुलिक महोदय जो हैं वह लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संबंधित हैं, अतः यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 12, लोक प्रशासन की निशानी है, तो लोक प्रशासन की निशानी लोक उत्तरदायित्व है। प्रश्न संख्या 13, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है, संपार्श्विक समाज बहुकार्यात्मकतावाद। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर नीचे दिए विकल्पों का प्रयोग करते हुए दें। कथन ए, लोक प्रशासन बाह्य वित्तीय नियंत्रण, यह शब्द गलत है, प्रयास यहाँ पर प्रशासन होगा। लोक प्रशासन बाह्य वित्तीय नियंत्रण के सिद्धांत के अधीन होता है, यह सही है। विधायिका कार्यपालिका के खर्चों को अधिकृत करती है, यह भी सही है, अतः विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित प्रश्न
का उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग करते हुए दें। ए, वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को कानून का विस्तार सहित और व्यवस्थित रूप से लागू करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया है, यह सही है। विधि का प्रत्येक प्रयुक्ति प्रशासन का कार्य नहीं है, यह गलत है। अतः यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। ए सत्य है किंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किसने पदसोपान को स्केलीय प्रक्रिया कहा है? तो स्केलर प्रोसेस पदसोपान को मूने और रैली के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किसने कहा है कि स्केलीय श्रृंखला एक सार्वभौमिक परिघटना है? यह कथन मूनी महोदय का है। प्रश्न संख्या 18, आदेश की एकता का सिद्धांत किस सिद्धांत का पूरक है? यह पदसोपान या जिसे स्केलीय श्रृंखला भी कहा जाता है का पूरक है। प्रश्न संख्या 19, आदेश की एकता सिद्धांत यह मांग करता है कि संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और सिर्फ एक नेता को रिपोर्ट करेगा। यह कथन किसका है? यह कथन फिफ्नर और प्रेस्टस महोदय का है। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से किसने सैन्य किस्म की फोरमैनशिप की जगह निर्देशों की बहुलता का सुझाव दिया? तो ये फ्रेडरिक मिन्सलाउ टेलर FW टेलर के द्वारा दिया गया। प्रश्न संख्या 21, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र किसी उद्यम के प्रमुख कार्यवाही और उसके मुख्य साथी अफसरों के बीच प्रत्यक्ष आदतन संचार संपर्कों की संख्या और पहुंच है। यह कथन किसका है? यह कथन डीमार्क महोदय का है। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किसने उच्च और निम्न स्तरों के बीच नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र के मध्य अंतर किया है? तो यह सेकलर हडसन के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 23, समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है, यह किसने कहा है? यह सह नहीं, यह होगा। यह किसने कहा है? तो ये JD मूने ने कहा है। वे समन्वय को सर्वप्रमुख सिद्धांत मानते हैं संगठन का। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा समन्वय का अनौपचारिक साधन है? समन्वय का अनौपचारिक साधन सम्मेलन है। प्रश्न संख्या 25, यह निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक का कथन है कि प्रत्यायोजन की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का महज मिथ है? यह MP फॉलेट का कथन है। प्रश्न संख्या 26, प्रत्यायोजन का अर्थ है किसी विशिष्ट प्राधिकार का उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को सौंपा जाना। यह कथन किसका है? यह कथन मूनी महोदय का है। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा मंत्रणा अभिकरण का काम नहीं है? तो मंत्रणा अभिकरण या जिसको हम स्टाफ अभिकरण भी कहते हैं, उसका कार्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं है, जबकि योजना बनाना या योजना बनाने में सहायता करना, सलाह देना, परामर्श देना, वो सभी कार्य उसके हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा सही ढंग से मिलाया हुआ है? तो औपचारिक प्राधिकार वेबर, यह सही ढंग से मिलाया हुआ है। वह वैध विवेकीय, चूंकि प्राधिकार को वह 3 भागों में बांटते हैं और वैध विवेकीय सत्ता को औपचारिक प्राधिकार वे मानते हैं। प्रश्न संख्या 29, मानव संबंध सिद्धांत ने किस बात की ओर ध्यान खींचकर संगठन के मानवीय आयाम पर जोर दिया है? तो मानव संबंध सिद्धांत यदि हम देखें तो काम करने की स्थिति के सामाजिक कारक, काम करने की स्थिति के मनोवैज्ञानिक कारक, काम करने की स्थिति के शारीरिक कारक, काम करने की स्थिति के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक, विकल्प 4 यहाँ पर सही होगा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प D यहाँ पर होगा। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक दोनों को वो शामिल करते हैं। प्रश्न संख्या 30, मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो यह व्यक्ति, प्रेरणा और अनौपचारिक समूह पर जोर देता है, जबकि संगठन के सिद्धांत निर्माण पर इसका कोई विशेष जोर नहीं रहा है। संख्या 31, वैज्ञानिक प्रबंधन ने किस पर जोर दिया? तो वैज्ञानिक प्रबंधन ने तार्किकता पर, विशिष्टीकरण पर, तकनीकी योग्यता पर एवं पूर्वानुमान्यता पर जोर दिया है। अतः सभी विकल्प यहाँ पर सही होंगे। D आपका विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक ऐसे संगठन के रूप में की जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता? यह M क्रोजियर का मानना था। प्रश्न संख्या 33, मैक्स वेबर के अनुसार जिस मामले में नौकरशाही संगठन के अन्य रूप से श्रेष्ठ है वह सभी हैं निश्चितता, स्थिरता, अनुशासन एवं भरोसेमंद हुई। अतः विकल्प D यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 34,
निम्न में से कौन सा नौकरशाही का व्यवहारवादी गुण नहीं है? तो अवैयक्तिकता, भूमिका विशिष्टता और नियम निरर्थकता यह सभी व्यवहारिक या व्यवहारवादी गुण हैं, लेकिन तार्किकता उसका व्यवहारवादी गुण नहीं है। प्रश्न संख्या 35, शास्त्रीय विचारक किससे ज़्यादा महत्व देते हैं? तो शास्त्रीय विचारक संगठनिक लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रबंधक की भूमिका पर अधिक बल देते हैं। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन से हार्थून प्रयोगों के नतीजे हैं? तो मजदूर कटे हुए और असंबद्ध व्यक्ति नहीं होते, यह सही है। मजदूर केवल आर्थिक कारक से ही प्रेरित नहीं होते, यह भी सही है। मजदूर की उत्पादकता शारीरिक कार्य स्थितियों में निर्धारित होती है, यह गलत है। मजदूर में अनौपचारिक समूह बनाने का रुझान होता है, यह कथन सही है। अतः 1, 2 एवं 4 यहाँ पर सही होंगे। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया गया है? तो विकल्प सी यहाँ पर सही है, क्योंकि आदेश की एकता का जो सिद्धांत है वह गुलिक महोदय से संबंधित है, ना कि उर्विक से। प्रश्न संख्या 38, जिस पुस्तक में हार्थून प्रयोगों पर विस्तार से चर्चा की गई है वह किसके द्वारा लिखी गई है? यह रोथलिसबर्गर और जे डिक्सन के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 39, हर्बर्ट ए साइमन का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? तो निर्णय निर्माण के क्षेत्र में इनका योगदान महत्वपूर्ण है और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1978 के लगभग में। प्रश्न संख्या 40, किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय कंटक है? यह थॉमस कार्लाइल का कथन है। प्रश्न संख्या 41, वैज्ञानिक प्रबंधन में मुख्यतः क्या शामिल है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन में फंक्शनल फोरमैनशिप अर्थात कृत्रिमूलक निदेशन, समय व गति अध्ययन, अंतरीय पीस रेट योजना और मानसिक क्रांति, यह चारों ही शामिल हैं। लेकिन यहाँ मुख्यतः चूंकि पूछ रहा है तो मुख्यतः मानसिक क्रांति हम यहाँ पर कह सकते हैं। अतः विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। हालांकि वैज्ञानिक प्रबंध या आंदोलन जो भी था उसमें यह चारों ही चीज़ें शामिल होती हैं। प्रश्न संख्या 42, लोक प्रशासन में प्रभावी प्रतिमान किसका है? तो लोक प्रशासन में प्रभावी प्रतिमान फ्रेड रिंग्स का मॉडल है। प्रश्न संख्या 43, वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध कहाँ से आया? यह मानवीय संबंध उपागम से आया, जो कि हार्थून प्रयोग होते हैं एल्टन मेयो के निर्देशन में, वहाँ से। प्रश्न संख्या 44, नौकरशाही के वेबेरियन मॉडल का बुनियादी गुण क्या है? तो नौकरशाही के वेबेरियन मॉडल का बुनियादी गुण योग्यता का क्षेत्र है, अर्थात वो जो नौकरशाही की बात करते हैं वह योग्यता आधारित नौकरशाही, ना ही संरक्षक नौकरशाही, ना ही जो है कि अभिभावकीय नौकरशाही या अन्य किसी प्रकार की नौकरशाही। प्रश्न संख्या 45, भारत में बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? यह आर्थिक मामलों के विभाग का है। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बजट शुद्ध होना चाहिए, सकल नहीं। यह कथन सही नहीं है, गलत है। प्रश्न संख्या 47, बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? तो बजट के साथ यह सभी दस्तावेज जो है कि विधायिका में प्रस्तुत किए जाते हैं, अतः एक प्रकार से इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। प्रश्न संख्या 48, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी धारा में बजट का उल्लेख किया गया है? हालांकि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं। बजट के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है आर्टिकल 112 में। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। कथन 1 एवं 5 यहाँ पर गलत हैं, जबकि अन्य कथन यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 50, जो कि आपका अंतिम प्रश्न है, आय की संचित निधि पर भारित खर्च के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। कथन 2 एवं 5 यहाँ पर सही हैं, जबकि अन्य कथन यहाँ पर गलत हैं। इस प्रकार से यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु यह वीडियो अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल पर विजिट करें
एवं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।